हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स की सीरीज के पार्ट 3 के साथ। अब देखो, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ना, उसमें लॉ से रिलेटेड कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। आपको पूछा जाएगा इंग्लिश, आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, आपको पूछा जाएगा रीजनिंग। ओके, अब जनरल अवेयरनेस की आप बात करोगे अगर, तो भाई जनरल अवेयरनेस है तो किसके बारे में जनरली अवेयर होना है? सोसाइटी के बारे में, राइट, करंट अफेयर्स के बारे में। एंड क्योंकि आईबीपीएस एसओए का एक बैंकिंग सेक्टर का एग्जामिनेशन है, इसलिए आपको बैंकिंग सेक्टर से भी वेल अवेयर होना नेसेसरी है, राइट। तो ऐसे में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। हेंस दिस सीरीज, राइट। तो हम ऑलरेडी 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं पिछले 40 इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स को, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं। एंड अगर आपने देख लिया है तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। ओके, तो चलो, सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं हमारा इन्फ्लेशन का, राइट। अब इन्फ्लेशन क्या क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं हिंदी में कहूं तो महंगाई होती है, राइट। अब महंगाई क्या होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो दाम है वो इस कदर बढ़ते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में जितने गुड्स आप पहले खरीद सकते थे अब नहीं खरीद सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जो है मैं यहां पर 50 रुपए में पहले 5 किलो चावल खरीद लेता था, राइट। 50 रुपए में 5 किलो चावल खरीद लेता था, लेकिन अब चावल के प्राइसेस बढ़ गए, राइट। तो यहां पर अब मैं 50 रुपए में सिर्फ जो है 1 किलो चावल खरीद पा रहा हूं। ओके, तो जो परचेसिंग पावर थी मनी की वो घट गई क्योंकि यहां पर गुड्स या सर्विसेज के प्राइस बढ़ गए, राइट। पहले 50 रुपए में 5 किलो चावल था, ठीक है। 50 रुपए में 5 किलो चावल था, चावल के दाम बढ़ गए, अब 50 रुपए में मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 किलो चावल मिल रहा है, राइट। तो ये जो 50 रुपए की परचेसिंग पावर थी वो घट गई क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के दाम इंक्रीज हो गए। ऑल राइट, इसी को आप क्या कहते हो? इन्फ्लेशन कहते हो। ओके, इन्फ्लेशन क्या है? अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हैं उनका एक जो है उनके प्राइस में जो है ग्रेजुअल इंक्रीज होता जाता है टाइम के साथ, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है? परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है घट जाती है। इसका मतलब क्या है? सेम अमाउंट ऑफ मनी से जितना गुड्स एंड सर्विसेज आप पहले खरीद सकते थे अब आप उतना नहीं खरीद सकते, राइट। 5 रुपए में पहले जो है 200 ग्राम मैगी आती थी, अब 5 रुपए में सिर्फ 50 ग्राम मैगी आती है, राइट। तो 5 रुपए की जो परचेसिंग पावर है वो घट गई क्योंकि मैगी के दाम बढ़ गए। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। चलो, देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव जॉइंट अकाउंट, ठीक है। जॉइंट अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है? यूजुअली हमने अकाउंट की डेफिनेशन क्या देखी थी कि अकाउंट ना एक रिकॉर्ड होता है जो बैंक मेंटेन करता है अपने कस्टमर्स का, ताकि जो भी डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जो भी विड्रॉल्स हो रहे हैं, उनको जो है ट्रैक किया जा सके, राइट। अब अगर कोई अकाउंट ऐसा होता है जो सिर्फ एक पर्सन को ट्रैक करने के लिए होता है तो वो तो नॉर्मल अकाउंट ही है, राइट। बट अगर कोई भी ऐसा अकाउंट करता है, अकाउंट होता है जो एक से अधिक लोग को जो है साथ में होता है, राइट, तो उस अकाउंट पे अधिकार है कि वो एक या एक से अधिक लोग या 2 लोग जो हो गए वो पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट को हम क्या कहेंगे? जॉइंट अकाउंट कहेंगे, राइट। एन अकाउंट ओपन इन द नेम्स ऑफ 2 और मोर पीपल, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा अकाउंट है जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के नाम से क्रिएट किया गया है तो हम उसे क्या कहेंगे? कि वो जॉइंट अकाउंट है, राइट। जैसे अगर मान लो कोई हस्बैंड और वाइफ है, वो क्या करते हैं? अपना एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है? जो पैसे जमा करने की पावर है, निकालने की पावर है, चेक देने की पावर है, दोनों के पास रहती है। ऑल राइट, ये होता है आपका जॉइंट अकाउंट, राइट। देन होता है आपका जनधन अकाउंट। ओके, अब देखो मोदी सरकार जो है वो एक स्कीम के साथ आई थी समवेयर अराउंड 2015 और 2016, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो इंडिया की अगर आप बात करेंगे मेजोरिटी ऑफ द इंडिया की, तो वो ऐसे थे कि उनके पास ना बैंक में अकाउंट ही नहीं थे। अब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो भाई अगर सरकार की तरफ से कोई स्कीम आएगी तो उनको स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा, राइट। अगर कोई खेती किसानी की चीज, फॉर एग्जांपल धान की बिक्री हो रही है, उसके पैसे कहां जाएंगे जब किसानों के पास अकाउंट ही नहीं है, राइट। कोई सब्सिडी आने वाली है गैस की, कहां से आएगी जब किसानों के पास और गरीब लोगों के पास अकाउंट ही नहीं है, राइट। बिकॉज इकोनॉमिकली वेल ऑफ लोगों के पास तो अकाउंट होते हैं, राइट, बट जो गरीब तबका है सोसाइटी का उनके पास नहीं थे, राइट। तो जन धन स्कीम के अंदर जो डाउन ट्रॉडन गरीब लोग जिनके पास अकाउंट नहीं था, राइट, उनके अकाउंट ओपन करवाए थे सरकार ने, राइट। तो इसी स्कीम के अंदर जो अकाउंट ओपन हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जनधन अकाउंट कहते हैं। ओके, अ बेसिक बैंक अकाउंट ओपन अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम टू प्रोवाइड बैंकिंग एक्सेस टू ऑल हाउस होल्ड्स, ठीक है। बेसिक
बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, जो स्कीम के अंदर ओपन हुआ है, जनधन जो स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने उसके अंदर ओपन होता है, राइट। और क्यों होता है? बेसिकली ताकि सारे हाउस होल्ड के पास बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस हो, ऑलराइट। तो उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? जनधन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव जजमेंट डेट, ओके। अब जजमेंट डेट बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कोर्ट ने कोई भी डिक्री दी है, राइट, कोर्ट ने कोई भी डिक्री दी है कि ए पर्सन को बी पर्सन को पैसे पे करने हैं, राइट, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको जजमेंट डेट कहा जाएगा, राइट। ए को बी को पैसे पे करने हैं, राइट, ए जो है वो बी को पैसे दे करेगा, पे करेगा, ये कौन कह रहा है? कोर्ट की डिक्री कह रही है, राइट। तो ये माना जाएगा कि ए ने बी से एक जजमेंट डेट लेके रखा हुआ है, राइट। अब ये तो ठीक है, कोर्ट की बात हो गई, लेकिन हाउ इज इट रिलेटेड टू बैंकिंग? तो पॉइंट ये है कि अगर जो है ए ओव्स मनी टू बी, राइट, यानी कि ए जो है वो बी का जजमेंट डेट लेके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बी जो है वो ए के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से भी जो है पैसे रिकवर करवा सकता है, ऑलराइट। तो जजमेंट डेट क्या होता है आपका? मनी पेएबल अंडर अ कोर्ट डिक्री, ओके। जजमेंट डेट क्या होता है आपका? बेसिकली मनी पेएबल अंडर अ कोर्ट डिक्री विच मे बी रिकवर्ड थ्रू लीगल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग बैंक अटैचमेंट, ठीक है। आपका जजमेंट डेट क्या होता है? मनी पेएबल अंडर अ कोर्ट डिक्री, ठीक है। कोर्ट ने यहां पर डिक्री की कि भाई ए को जो है बी को पैसे पे करने हैं, ओके। तो क्या माना जाएगा? ए क्या लेके रखा है? वो बी का जजमेंट डेट लेके रखा हुआ है, राइट। अब बी को अगर ये पैसे रिकवर करने हैं तो क्या करेगा? वो लीगल प्रोसेस से गो थ्रू कर सकता है, एंड इस लीगल प्रोसेस में ये भी करवा सकता है बी कि वो जो है ए के अकाउंट को, बैंकिंग अकाउंट को जो है अटैच करा ले, राइट। यानी कि ए के अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसको अटैच करवा ले वो वहां पे, एंड क्या कर सकते हैं? उससे पैसे रिकवर कर सके उसके बैंक अकाउंट से, ठीक है। ये होता है आपका जजमेंट डेट। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव केवाईसी। केवाईसी बहुत सिंपल सा टर्म है, आप दिन भर सुनते हो, बैंक जाओगे तो बोलेंगे कि भाई आपकी केवाईसी नहीं हुई, केवाईसी करवा लो। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करोगे तो बोलेगा कि पहले आपको केवाईसी करनी है, राइट। तो केवाईसी का सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज नो योर कस्टमर, ठीक है। अब इसके बाद केवाईसी क्या है? केवाईसी ना बेसिकली प्रोसेस है जिसके थ्रू बैंक जो है अपने कस्टमर्स को जानने का ट्राई करता है, उनके सारे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स लेता है, राइट। ये क्या होता है आपका? केवाईसी, ओके। केवाईसी क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बैंक जो है अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का काम करता है उसके अकाउंट के ओपनिंग या ऑपरेटिंग के पहले, ओके। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को केवाईसी कहते हैं, राइट। आधार कार्ड लिया जाएगा आपका, आपका पैन कार्ड लिया जाएगा, आपका एड्रेस प्रूफ लिया जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। सो जस्ट बैंक जो होता है वो वेरीफाई करने का ट्राई करता है अपने कस्टमर्स को, उसे हम क्या कहते हैं? केवाईसी, राइट। देन फिर हम आते हैं की रेट, ठीक है। की रेट क्या होता है यहाँ पे? की रेट बेसिकली एक ऐसा रेट होता है जिसके फ्लक्चुएशन से बाकी रेट जो है वो चेंज होने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? की रेट देखते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो की रेट एग्जैक्टली क्या है? एक बेसिक रेट होता है कि अगर ये थोड़ा भी फ्लक्चुएट होता है ना तो इसके रिपरकशन ऐसे होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस ऐसे होते हैं कि कंट्री भर में बाकी रेट्स भी चेंज होने लग जाते हैं, ओके। A benchmark rate that influences other interest rate in the economy, right? एक benchmark rate जो कि बाकी इंटरेस्ट रेट को जो है फ्लक्चुएट करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूं, हमने डिस्कस किया था रेपो रेट के बारे में, राइट। रेपो रेट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी कमर्शियल बैंक की बात करोगे ना, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे दो सोर्सेस से आते हैं, ठीक है। एक तो कॉमन पीपल जो इनके पास डिपॉजिट करवाते हैं, दूसरा एक कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से भी पैसे ले सकता है, राइट। तो अब देखो कि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अब जो है आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे दे रहा है तो भाई वो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा ना, आरबीआई किसी को ऐसे फ्री फोकट में थोड़ी ना दे देगा, राइट। तो द इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends the money to the commercial banks is referred to as your repo rate, okay। अब सिंपल सी बात है, okay। अगर ये रेपो रेट हाई रहेगा, okay, रेपो रेट हाई रहेगा इसका मतलब क्या है कि जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे दे रहे हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो कमर्शियल बैंक्स भी कम पैसा लेंगे, राइट, आरबीआई से। अब कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से कम पैसे ले रहे हैं और ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो अगर एक कमर्शियल बैंक किसी और व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को लोन देगा तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट हाई रखेगा, सिंपल है, राइट। अगर आरबीआई का जो है रेपो रेट कम होता है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसे ले सकते हैं, वो ज्यादा पैसे ले सकते हैं तो वो लोन भी क्या है? कम इंटरेस्ट रेट पे दे देंगे, राइट। तो ये जो बाकी का इंटरेस्ट रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेपो रेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रेपो रेट को एक जेनेरिक टर्म के हम तौर पे हम क्या कह सकते हैं? की रेट कह सकते हैं, ठीक है।
की रेट क्या होता है? ऐसा रेट, ठीक है, ऐसा रेट जिसके फ्लक्चुएशन से बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट होने लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? की रेट कहते हैं। ओके, रेपो रेट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ योर की रेट। ओके, क्योंकि अगर वो फ्लक्चुएट होता है तो बाकी कंट्री के सारे इंटरेस्ट रेट जो है वो भी फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं। ठीक है, देन फिर हम आगे आते हैं केवाईटी में। ठीक है, केवाईटी रिफर्स टू, फुल फॉर्म याद रखना, नो योर ट्रांजैक्शन। ओके, अब देखो अगर आप पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि भगवान भरोसे चल रहा है कि कोई जो है फ्रॉडुलेंटली मनी ट्रांसफर कर रहा है या जो है कुछ चीटिंग वगैरह कर रहा है या दूसरे बेसिकली दूसरे कंट्री में मनी ट्रांसफर कर रहा है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, राइट? तो ऐसी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो बैंक्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो प्रॉपरली इन सब चीजों को ट्रैक करती हैं कि भाई मनी का ट्रांजैक्शन कहां से कहां हो रहा है, कैसे जा रहा है, राइट? यही चीज होती है आपकी नो योर ट्रांजैक्शन। ओके, नो योर ट्रांजैक्शन क्या होती है? क्या होता है? मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शनल बिहेवियर टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस पैटर्न्स, राइट? जब आप जो है ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को देखने का काम करते हो, ठीक है, चेकआउट करने का काम करते हो, बेसिकली मॉनिटर करने का काम करते हो, ताकि आप कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फिगर आउट कर पाओ, तो उस प्रोसेस को आप कहते हो नो योर ट्रांजैक्शन। ओके, क्योंकि भाई अब इंडिया है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो होंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम होने देंगे। ठीक है, बैंक के ऊपर एक जो है एक ओनस रहता है कि भाई उन्हें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन डिटरमाइन करना है यहाँ पे, राइट? तो ये आपका हो जाता है केवाईटी। देन कमिंग टू आपका लीन। ओके, लीन बेसिकली क्या होता है? लीन होता है आपका राइट टू रिटेन। जनरल टर्म्स में अगर बात करोगे तो लीन क्या होता है? राइट टू रिटेन, राइट? तो बैंक के पास भी ना सर्टेन कंडीशन में लीन का राइट होता है, यानी कि राइट टू रिटेन होता है। ओके, तो देखो बेसिकली होता है कि अगर मान लो कोई भी बैंक है, मैं हूं मान लो, ठीक है, मैं एक पर्सन हूं जो बैंक से एक सर्टेन लोन लिया है, और मैं जो है बैंक के पास एक एफडी भी करा के रखा हूं। ठीक है, अब क्या है, मैं एनपीए हो जाता हूं, यानी कि मैं जो है अपना लोन वापस नहीं कर पाता हूं, 90 दिन से ज्यादा हो गए, राइट? तो बैंक के पास यहां पर एक राइट टू लीन आ जाएगा, राइट टू रिटेन आ जाएगा मेरी एफडी को लेके, राइट? बैंक को राज से लोन के पैसे वसूलने थे, राज ने पैसे देने बंद कर दिए, राइट? बैंक जो है मेरे उस फिक्स डिपॉजिट को रिटेन कर सकता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो यही बैंक का जो राइट है इसे हम लीन कहते हैं। ओके, वर्डिंग्स देख लेते हैं। द राइट ऑफ अ बैंक टू रिटेन अ कस्टमर्स एसेट और सिक्योरिटी अंटिल अ लायबिलिटी इज डिस्चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली राइट टू रिटेन क्या है कि अगर बैंक के पास जो है कोई भी सिक्योरिटी रखी हुई कस्टमर के द्वारा, ठीक है, या यहाँ पर जो है कस्टमर के कोई भी एसेट रखे हुए हैं, कोलैटरल रखा हुआ है, तो अगर जो कस्टमर है वो लोन पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे एसेट को, कोलैटरल को, सिक्योरिटी को बैंक जो है वो रिटेन कर सकता है। इसे ही हम लीन कहते हैं। ओके, फिक्स डिपॉजिट वाला वाज एन एग्जांपल फॉर इट, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली समझ पाओ। ठीक है, तो ये आपका लीन होता है। देन मूविंग ऑन टू लिक्विडिटी। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी की अगर आप बात करो तो वो एग्जैक्टली क्या होती है? लिक्विड जो है वो लिक्विड एसेट्स आपके क्या होते हैं कि समथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मनी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडेशन बेसिकली कहते हैं। ठीक है, जैसे आप भी कंपनी के बारे में सुने होंगे कि भाई कंपनी अब लिक्विडेशन में चली गई, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी के जितने भी एसेट्स थे हम इन्हें जो है ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, जिसको हम कैश ट्रांजेक्शन में या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? तो इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी का। ठीक है, कितनी ईज से कोई भी एसेट लिक्विड मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये पैमाना आपका लिक्विडिटी होता है। ओके, द ईज विथ विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट मेजर लॉस ऑफ वैल्यू। ओके, तो जितनी ईज के साथ कोई भी एक एसेट है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लिक्विडिटी। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट एसेंशियली आपका क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट ना बेसिकली बैंक के द्वारा दी गई एक अंडरटेकिंग होती है कि भाई जो एक सेलर है और एक कोई बायर है, ठीक है, ये एक सेलर है, ये एक बायर है। ठीक है, अब बायर जो है वो सेलर से गुड्स खरीद रहा होगा, सर्विस खरीद रहा होगा, तो बायर को पैसे पे करने पड़ेंगे, राइट? अब कायदे से पैसे पे करने का राइट किसके पास है? सबसे पहले तो वो तो बायर के पास है, उसकी ड्यूटी है कि उसको पैसे पे करने हैं यहाँ पे, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे कोई बैंक आ जाता है, ठीक है, कोई बैंक आके यहाँ पर जो है अंडरटेकिंग करता है कि भाई बायर के बिहाफ में सेलर को पैसे मैं दे देता हूं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। ओके, अ बैंक्स अंडरटेकिंग टू पे सेलर ऑन बिहाफ ऑफ अ बायर इफ स्पेसिफाइड कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, तो बेसिकली एक बैंक अगर अंडरटेक करता है कि भाई वो बायर के बिहाफ में सेलर को बैंक ही पैसे दे देगा अगर बायर सर्टेन कंडीशन फॉलो करता है, तो ठीक है, तो ऐसे अंडरटेकिंग को हम क्या कहेंगे? लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे। ओके,
फिर इसके बाद आते हैं हम लोन मोरेटोरियम में। ऑलराइट, लोन मोरेटोरियम एग्जैक्टली आपका क्या होता है? मोरेटोरियम एग्जैक्टली क्या होता है? मोरेटोरियम होता है बेसिकली किस चीज पे रोक लगाना। ओके, अब लोन मोरेटोरियम क्या होता है? लोन पे रोक लगाना, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो अगर देखो मान लो कई बार ये होता है ना कि कोई एक एंटिटी है जो कि लेके रखी हुई किसी और एंटिटी से डेट, फॉर एग्जांपल मैं जो है बैंक से डेट लेके रखा हूं, तो जरूरी नहीं कि हर बार जो है बैंक, अगर मैं डेट ना दे पाऊं तो बैंक कोर्ट चली जाए और अपने पैसे रिकवर करने का ट्राई करे। ठीक है, बैंक जो है वो ट्राई कर सकते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग का। ठीक है, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने बीच में फॉलो किए थे कि भाई ऐसे लोन पेमेंट होगा, इतनी इंस्टॉलमेंट्स में होगा, हर इंस्टॉलमेंट इतनी रुपए की होगी, राइट? तो जरूरी नहीं कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए थ्रू आउट। ओके, आपसी सहमति से इस डेट के स्ट्रक्चर में, लोन के स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? चेंजेस लाए जा सकते हैं, राइट? तो फॉर एनी रीजन अगर आपके इनिशियल लोन पे कोई रोक लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लोन मोरेटोरियम कहते हैं। ओके, लोन मोरेटोरियम क्या है? एक टेम्पररी पॉज या रिलैक्शन लोन के रिपेमेंट में। ठीक है, अगर आपको लोन रिपे करते रहना है, ठीक है, अब उस पर किसी भी रीजन की वजह से अगर जो है आपके यहाँ पर पॉज लग जाता है, ठीक है, या रिलैक्सन मिल जाती है, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि लोन मोरेटोरियम हो चुका है, यानी कि लोन पे रोक लग चुकी है। ओके, एग्जाम्पल वही है डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, आप जो है बैंक से लोन लेके रखे हुए थे, आपको जो है 10 साल में लोन वापस करना था, हर साल जो है आपको 2-2 लाख रुपए देने थे, अब आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप बैंक के साथ एक सेटलमेंट करते हो कि भाई ये जो 10 लाख, ये जो लोन मैंने लिया था 10 साल के अंदर तो नहीं वापस कर पाऊंगा, 15 साल के अंदर कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो है जो 2-2 लाख रुपए देता, अब 1.5-1.5 लाख रुपए दे दूंगा, बैंक मान जाता है इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर जो लोन पेमेंट में रिलैक्सेशन मिला है उसको हम क्या कहेंगे? लोन मोरेटोरियम कहेंगे, राइट? नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये जो टर्म्स होते हैं ना, इट कैन बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, राइट? बिकॉज वी आर वेरी न्यू विद ऑल दिस थिंग्स। ओके, 5 ईयर कोर्स में भी अगर हम पढ़ते हैं, 3 ईयर कोर्स में पढ़ते हैं लॉ को, तो बैंकिंग एग्जामिनेशन ना, हमारे जो बैंकिंग के सब्जेक्ट्स रहते हैं एज सच हम उन पे बहुत ज्यादा भाव देते नहीं है, उतनी प्रायोरिटी देते नहीं है, राइट? बट यही चीज जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन एग्जामिनेशंस लाइक आईबीपीएस एसओ, राइट? तो अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन को समझना है, प्रॉपर स्टडी करनी है, आईबीपीएस एसओ को एक बार में क्रैक करना है हमें, राइट? या अगर हमें कुछ भी डिस्कशन करना है कि भाई आईबीपीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर रहा हो तो कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, राइट? सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग आईबीपीएस, राइट, आपको क्या करना है? आपको कॉल करना है इस नंबर पे, दैट इज 6363286363 पर, राइट? सिंपल एज दैट। ओके, आपको अगर आईबीपीएस के बारे में कुछ भी समझना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे इसके लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मुझे इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, कोई भी डाउट हो, मुझसे कनेक्ट करना हो, गो ऑन दिस नंबर। ओके, once you call on this number, our team is going to reach out to you and हम आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी हर एक चीज के लिए जो भी आप जानना चाहते हैं। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव MCLR। ठीक है, अब MCLR का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग। ठीक है, अब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? MCLR ना बेसिकली एक बेंचमार्क रेट है, ठीक है, जिसके नीचे कोई भी बैंक जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या है? एक इंटरनल बेंचमार्क रेट बिलो विच, या MCLR क्या है आपका? MCLR है आपका एक इंटरनल बेंचमार्क रेट जिसके बिलो जो है बैंक लेंड नहीं कर सकते, राइट? यानी कि अगर मान लो एक बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है दूसरी एंटिटी को, राइट, तो अब बैंक डिसाइड करते हैं कि वो कितने परसेंटेज पे लोन प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट? तो क्या वो 0% पे 1% पे कर सकते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक का ना एक इंटरनल डिसीजन रहता है कि हाँ भाई हम लोन जो देंगे वो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे नहीं देने वाले, राइट? तो यही जो बेंचमार्क रेट है उसे आप क्या कहते हो? MCLR कहते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं MICR पे। फुल फॉर्म याद रख लेना, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, ये अब क्या होता है? बेसिकली आप जो है चेक अगर सबमिट करते हो, किसको सबमिट करते हो? बैंक को सबमिट करते हो, राइट? अब देखो अगर वो जो है चेक जो है आपका वो नॉन अकाउंट पे ही चेक है, राइट, यानी कि अगर कैश वाला है तो उसकी क्लियरिंग फिर भी इजी हो जाती है, राइट? लेकिन अगर आपका चेक जो है वो ऐसा है जो अकाउंट पे ही चेक है, राइट, अब अकाउंट पे ही चेक क्या होता है कि उसके बदले आपको कैश नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, राइट? तो अगर मान लो मुझे चेक मिला है आपसे, आपका अकाउंट है SBI में, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक दिया है आपने, मेरा अकाउंट है HDFC में, राइट?
आपने चेक दिया, मैं कहाँ जमा करूंगा? अपनी बैंक के ब्रांच में जमा करूंगा, एचडीएफसी में जमा करूंगा, राइट। अब मेरा बैंक एचडीएफसी है, आपका एसबीआई है, तो इनके पास डेटा शेयरिंग के तो प्रोविजन होंगे नहीं, राइट। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक जो होता है ना, वो क्या करेगा, इस चेक को एक क्लियरिंग हाउस में भेजेगा, क्लियरिंग हाउस एसबीआई से डिटेल मांगेगा, उसके बाद जो है वो चेक का अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगा, राइट। तो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है यहाँ पे, ऑल राइट। तो यहाँ पे बैंक जो चेक्स इशू करते हैं और जो डील करते हैं, क्लियरिंग का काम करते हैं, राइट, उसको ईज बनाने के लिए ना एक कोडिंग होती है जिसको आप कहते हो एक बेसिकली क्या कहूं मैं, यहाँ पर एक कोड होता है जो प्रिंटेड होता है चेक्स के ऊपर, ठीक है। उस कोड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओके। अब ये जो कोड होता है ना, वो चेक्स को प्रॉपरली जल्द से जल्द क्लियरिंग करने में हेल्प आउट करता है, ताकि टाइम कम वेस्ट हो चेक की क्लियरिंग में, ओके। ये चीज है आपकी। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव मॉर्गेज, ओके। तो मॉर्गेज को अगर आपको समझना है ना, तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, राइट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 58 है ना, वो बात करता है मॉर्गेज को डिफाइन करने की, ठीक है। तो मॉर्गेज क्या होती है बेसिकली, कि अगर कोई भी व्यक्ति, ओके, क्या करता है, किसी और से पैसे लेने के बदले, डेट लेने के बदले, पैसे एडवांस के बदले किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है दूसरे व्यक्ति को, तो जो ट्रांजैक्शन या जो अरेंजमेंट आप रीच करते हैं, उससे आप क्या कहोगे? मॉर्गेज कहोगे, ठीक है। मॉर्गेज क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर रीपेमेंट ऑफ अ लोन, ठीक है। उसको आप क्या कहोगे? मॉर्गेज कहोगे, ठीक है। ए ने क्या किया? ए ने बी से यहां पर 10 लाख रुपए दिए लिए, ठीक है। अब बी को डर भी रहेगा ना कि भाई ए हो सकता है मुझे कभी पैसे वापस नहीं ना करे, राइट। तो बी क्या बोलता है? बी बोलता है कि भाई ये जो तेरी प्रॉपर्टी एक्स है ना, उसको बेचने का अधिकार मुझे दे दे, इन केस तो 3 साल के अंदर जो है यहाँ पे ये 10 लाख रुपए मुझे वापस नहीं कर पाएगा, राइट। तो ए ने क्या लिया? ठीक है, यहां पर बी से एक लोन लिया, पैसे लिए, राइट। एंड इस पैसे लेने के बदले एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्स थी, जो लैंड था यहाँ पे, उसको बेचने का अधिकार बी को दे दिया इन केस ए फेल्स, राइट। तो यहां पर जो अरेंजमेंट है उसे क्या माना जाएगा? मॉर्गेज माना जाएगा, ओके। देन मूविंग ऑन, यू हैव मोबाइल बैंकिंग। सिंपल है, जब आप बैंकिंग सर्विस अवेल करते हो थ्रू योर मोबाइल फोन, उसे आप क्या कहते हो? मोबाइल बैंकिंग कहते हो, ठीक है। जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू या फोन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उसे आप जो कहते हो मोबाइल बैंकिंग कहते हो, ठीक है। तो अगर मैं अपने फोन से अपना पासबुक चेक कर रहा हूं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, क्या हो जाता है? मेरा मोबाइल बैंकिंग हो जाता है, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव एनईएफटी, ठीक है। अब एनईएफटी का फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है? आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ओके। तो अगर मान लो आपको फंड्स ट्रांसफर करने हैं आपके अकाउंट से एक बैंक से दूसरे बैंक तक, ठीक है। मेरा अकाउंट था दिल्ली के एसबीआई बैंक में, राइट। आपका अकाउंट था रायपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, राइट। तो अगर अक्रॉस बैंक्स, अक्रॉस ब्रांचेस अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो बैंक एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसे आप कहते हो एनईएफटी, ठीक है। अब एनईएफटी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ओके। अब ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, जहां पर जो मनी है एक बैंक अकाउंट से अनदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, उसे आप क्या कहते हैं? एनईएफटी है। सिंपल सा क्या है, जब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है मनी, तो हम उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस तरीके को क्या कहते हैं? एनईएफटी कहते हैं, ठीक है। देन आपका है यहाँ पर नेट बैंकिंग, ओके। नेट बैंकिंग इज द सेम एज इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। यहां पर क्या देखने मिलता है आपको? जब आप जो है बैंकिंग सर्विसेज अवेल करते हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तो आप उसे क्या कहते हो? नेट बैंकिंग कहते हो, ठीक है। ये क्या है? एक कॉमन टर्म है इंटरनेट बैंकिंग के लिए। इट इनेबल्स अकाउंट एक्सेस, ट्रांसफर, बिल रीपेमेंट एंड सर्विस रिक्वेस्ट ऑनलाइन, राइट। बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फंड्स को, ठीक है, बिल्स को पे कर सकते हो आप, या जो है आप बैंक को सर्टेन सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई जो है मेरे एटीएम कार्ड दे दो, मुझे डेबिट कार्ड दे दो, क्रेडिट कार्ड दे दो, या आप जो है बेसिकली जो है एक सर्टेन फंड जो है आप एनईएफटी कर दो। तो ये सब की जो रिक्वेस्ट है आप कहां से कर सकते हो? अगर आप इसको इंटरनेट के थ्रू करते हो तो आप क्या है? नेट बैंकिंग है। इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग सेम है। नेट बैंकिंग इज द शॉर्ट टर्म ऑफ इट, ओके। देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट फॉर टुडेज वीडियो, सबसे पहले होता है आपका एनपीए, ठीक है।
नेट एनपीए। अभी तक हमने एनपीए से रिलेटेड 3 टर्म्स देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा था पार्ट 1 में एनपीए, ठीक है। एनपीए क्या होता है? बैड डेट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, राइट। तो अगर ऐसा कोई भी लोन जिसपे कोई रीपेमेंट नहीं हो रही है और 90 दिन से ज्यादा हो गए, तो वो लोन क्या हो गया? एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। अब बैंक के लिए जो है ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्यों दिक्कत वाली बात हो जाती है यहाँ पे? क्योंकि बैंक जो है उसकी कमाई का सोर्स क्या होता है? यही आने वाला पैसा, यही इंटरेस्ट तो उसकी सोर्स है पैसे की, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बैंक को नुकसान हो जाएगा, राइट। अब एक बैंक के अगर जितने भी एनपीएस हैं सबको कंबाइन कर दो तो क्या हो जाता है? आपका ग्रॉस एनपीए हो जाता है, राइट। अब एनपीए क्या है? वो बेसिकली बैंक के लिए नुकसानदायक है, राइट। तो बैंक क्या करता है? वो इन एनपीओ को उबारने के लिए, बचाने के लिए एक सेट फंड ना अलग से निकाल के रखता है, जिसको आप टेक्निकल टर्म्स में प्रोविजन कहते हो, राइट। तो जब आप जितने भी एनपीए हैं उनको काउंट करो, इकट्ठा कर लो, क्या हो गया? आपका ग्रॉस एनपीए हो गया, राइट। अब इस एनपीए से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए बैंक ने अपने प्रॉफिट से एक अलग हिस्सा निकाल के रखता है, एक अलग फंड निकाल के रखता है, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो यहाँ पे प्रोविजंस, राइट। तो जब आप इन ग्रॉस एनपीए से अपने प्रोविजन माइनस कर देते हो तो मिलता है आपको नेट एनपीए, राइट। तो नेट एनपीए एक्चुअली बताता है कि भाई एक बैंक जो है कितने नुकसान में, राइट। बैंक के पास जो है 10 एनपीए चल रहे थे, सबको कंबाइन किया, ग्रॉस एनपीए, राइट। बैंक ने फंड ट्रांसफर अलग से सेट असाइड करके रखा था कि भाई मेरे पास एनपीए होंगे, ये 5 लाख रुपए मैं साइड कर रहा हूं अपने एनपीए को उबारने के लिए, राइट। ग्रॉस एनपीए 10 लाख का था, प्रोविजंस जो थे 5 लाख के थे, डिफरेंस क्या आ गया? 5 लाख का आ गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? आपका नेट एनपीए हो जाएगा, ओके। जब आप ग्रॉस एनपीए से माइनस कर देते हो प्रोविजंस को तो आपको जो मिलता है वो होता है आपका नेट एनपीए, राइट। देन लास्टली आपका आता है नॉमिनेशन, ठीक है। नॉमिनेशन क्या होता है कि बैंक अकाउंट में जो है बेसिकली क्या होता है, आप एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो कि इन केस एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो बैंक में रखे जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी पैसे हैं, कैपिटल है, वो अकाउंट होल्डर की मौत के बाद किसके पास जाने चाहिए, ठीक है। तो उसको आप क्या कहते हो? नॉमिनेशन कहते हो, ओके। द फैसिलिटी बाय विच एन अकाउंट होल्डर ऑथराइजेस वन पर्सन टू रिसीव द अकाउंट प्रोसीड्स आफ्टर द होल्डर्स डेथ, ओके। मैं यहां पर जो है कोई अकाउंट बनाता हूं, नॉमिनी में अपने भाई का नाम लिख देता हूं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? मेरे अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो मेरी मौत के बाद डिवॉल्व हो जाएगी मेरे भाई को, ओके। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका नॉमिनेशन का, राइट। तो चलो, दिस वाज ऑल फॉर दिस पार्ट। वी आर गोइंग टू कम अप विद पार्ट 4 सून, राइट। So stay tuned for that. And apart from that, if you want to connect with a community of like-minded people, you can connect with us on our Telegram channel, Instagram channel, as well as on our YouTube channel, right? And अगर IBPS में आप इंटरेस्टेड हो, थोड़े भी आपको डाउटफुल हो कि भाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, गाइडेंस चाहिए किसी भी टाइप की, बस कॉल करो यहाँ पे 6363286363 पर, या मेल कर सकते हो support@toprankers.com पर, राइट। सो इफ यू डू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको फ्यूचर में कोई सजेशन है कि भाई आप हम ऐसे वीडियोस ला के दें आपको, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक से डील करें, कोई गाइडेंस वाला वीडियो ला के दें, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, राइट। थैंक यू सो मच।